Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel EWB. All of you know that EWB means इंग्लिश वाला भूपेंद्र। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि मैं इस चैनल पे आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एडवांस इंग्लिश में क्या है? वो इंग्लिश जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रभावित करे, इफेक्ट डाले आप पे। तो उसके लिए जैसे कि आप आज एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको और दिखाना है, जो मिसकंसेप्शंस हैं आपके अंदर माइंड में बैठे हुए, उन चीजों को दूर करना है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आपने देखा होगा कि जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस मिलेगा। यहां तो जो मैं लिखूंगा वो मेरे सेंटेंस होंगे, एग्जाम में आप बैठोगे वो किसी और के लिखे हुए सेंटेंस होंगे। लेकिन उन सेंटेंस को लिखने में एक बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ती है। जैसे अगर मैं घर की बात करता हूं तो हमारा घर है, चार दीवारी और एक छत है। किसी गरीब का घर होगा, उसमें भी चार दीवारी और एक छत है। मुकेश अंबानी का विला होगा, उनकी भी चार दीवारी और एक छत है। लेकिन इन घर को कौन कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, इसके लिए इन तीनों के पॉकेट मनी पर डिपेंड करता है। इन तीनों के पॉकेट मनी पे डिपेंड करता है कि किसने अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। जैसे मुकेश अंबानी का जो विला होगा, उनकी हो सकता है दीवारें भी ना दिख रही हूं, उन्होंने ऐसा डेकोरेट किया हो, कुछ और दिख रहा होगा, संगमरमर दिख रहा होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो दीवार और छत है, उसमें भी है, लेकिन उन्होंने इतना डेकोरेट कर दिया है कि वो दिख नहीं रहा। गरीब पे जाओगे, गरीब के सारे ईंटें दिखेंगे, किससे जोड़ा है, मोरम से जोड़ा है या मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो दिखेगा। मेरी बात करो तो मैंने हमारे घर पे क्या है कि प्लस्तर करवा रखे हैं, ईंटें दिख नहीं रही। तो तीनों के घर में बेसिक स्ट्रक्चर दीवार और छत का है। वैसे ही आपके इंग्लिश में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, SVO। अगर ये SVO है, तीन वर्ड जरूरी है। इन वर्ड को देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस का होता है। तो यहां पे इतने सारे वर्ड कैसे आ गए? तो याद रखना, आपको मैं एक बात बोल दूंगा कि जो एस होता है, यानी इसको बनाने के लिए नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब देखो, वर्ब आप जानते हो फाइनाइट, ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन। तो जब ये तीनों सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो इनमें बहुत सारे वर्ड कैसे आ गए? तो याद रखना, जो और वर्ड लगे हुए हैं वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की विशेषता बताने के लिए लगे हुए हैं, है ना। जैसे अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, मैं एडवर्ब की बात करूं, ये दोनों क्या करते हैं? इस नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की विशेषता बताएंगे। हम और डेकोरेट कर देंगे सेंटेंस को, और अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो हटा नहीं सकते, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे हम और मॉडिफाई करेंगे। जैसे अभी घर वाली बात मैंने बोला, तो यहाँ पे एडवर्ब और वर्ब किसकी, एडजेक्टिव और वर्ब किसकी विशेषता बताएंगे भाई? नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की। अगर मैं इसमें प्रीपोजिशन लगाऊंगा तो ये कुछ वर्ड और जोड़ेगा इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे। अगर मैं कंजंक्शन की बात करूंगा तो ये एक फाइनाइट वर्ब और दे देगा। यानी हम इन सब चीजों को यूज करके इसको और अच्छे से मॉडिफाई करते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसमें SVO नहीं दिखेगा, ये सब मुंह मतलब भर जाता है ना। सजावट आप जानते हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी सजावट इतना सजा देते हैं लोग कि वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। तो वैसे ही इंग्लिश है और ऐसे ही आपको पढ़ना है। लेकिन पढ़ाया कैसे गया है? वही स्कूल लेवल पे इंग्लिश आज भी तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाई जा रही। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिया है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे आके बात करूं तो तुम्हारे लेवल पे सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका है, क्या लोग बताए हैं? तुमको तो बताया गया है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट। डिफिनेशन दी गई है, सेंटेंस को पहचानो तो उसकी डिफिनेशन के थ्रू। सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। अब सुन लेना ध्यान से, अगर सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड ये किसी सेंटेंस को खोजने का तरीका है तो मुझे बताओ। ये आप में देखो, यहां पे सेंटेंस पढ़ दे रहा हूं।
और बिल्कुल समझ में आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट फॉर ओवर 1 ईयर द गवर्नमेंट रियलाइजिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट इन द इलेक्शंस टेकन स्टेप्स टू कॉल बैक द 3 कंट्रोवर्शियल लॉज। ये आपके सामने एक सेंटेंस है और बहुत प्यारा इसका मीनिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या इसमें कितने वर्ड होंगे? 25-30 वर्ड है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है आपकी मीनिंग के अनुसार, आपके सेंटेंस के डिफिनेशन के अनुसार कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। ये मीनिंगफुल भी है, ये मीनिंगफुल भी है। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड है, मीनिंगफुल है, तो मैं बोलूं ये सेंटेंस होना चाहिए। जब ये मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, तो इसको सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन सुन लो यार, तुम्हारी ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस है ही नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण कि इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बहुत सारे वर्ड लगे हुए हैं, ये मीनिंगफुल भी है, लेकिन ये क्यों नहीं है सेंटेंस? तो आपको पता होगा कि दुनिया में जब भी आप सेंटेंस कोई भी निर्माण करता, कोई भी सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें जो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इस भी का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, यही वर्ब सेंटेंस का निर्माण करती है, जो आप सब जानते हो ये कितनी होती है? V1 होती है, V5 होती है, V2 होती है। एक्सिलरी वर्ब के साथ अगर वर्ब की 4th फॉर्म लगा दोगे तो ये भी वर्ब बनेगी। एक्सिलरी वर्ब के साथ अगर वर्ब की 3rd फॉर्म लगाओ तो यही 5 आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। इन्हीं पांचों के द्वारा सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। दुनिया का कोई भी वर्ब इन पांचों के सिवा सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकता। अब इन पांचों को हम इस सेंटेंस में खोजेंगे, तो देख लो। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट फॉर ओवर 1 ईयर द गवर्नमेंट रियलाइजिंग, ये वर्ब तो ये है, लेकिन सिर्फ V4 है। अब V4 कैसे यूज करोगे? उसके पहले एक्सिलरी लगी होगी तब। इट्स हार्मफुल इफेक्ट, इफेक्ट नाउन है, हार्मफुल या एडजेक्टिव लगा हुआ है, देख लो। इन द इलेक्शंस टेकन, ये वर्ब तो है, लेकिन वर्ब की 3rd फॉर्म है। अकेले 3rd फॉर्म यूज नहीं होगी। अगर अकेले 3rd फॉर्म यूज कर दोगे वो नॉन फाइनाइट हो जाएगी। ऑक्सिलरी लगा होता तो ये वर्ब मानी जाती। स्टेप टू कॉल बैक, टू कॉल बैक, ये कॉल वर्ब है, लेकिन उसके पहले इन्होंने टू लगा दिया, तो ये भी नॉन फाइनाइट हो गई। द 3 कंट्रोवर्शियल लॉज, अब देख लो, एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब या तो आप इसे बनाओगे या तो आप यहां बनाओगे। यानी अगर इसको आपको सेंटेंस बनाना है तो यह करना होगा द गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग या द गवर्नमेंट हैज टेकन। तो इन दोनों में से किसी एक वर्ब को इन पांचों में से कोई एक रूप देना होगा। अगर हम यहां हैज लगाएंगे तो ये इस रूप में हो जाएगी, तो अब ये सेंटेंस बोला जाएगा। अगर हम इसको लेंगे, इसको ना लेके इसको ले लिए, तो ये इस रूप में हो जाएगी, तब भी ये सेंटेंस हो जाएगा। यानी इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे तभी ये सेंटेंस बोला जाएगा। अब देखना मैं क्या बता रहा हूं, हमें क्या नहीं बताया गया। अगर हमें बेसिक रूप में जब लोग हमें पढ़ा रहे थे, तब हमें अगर ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीजें अगर वो बता देते तो आज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है भाई तुम्हें। लेकिन पढ़ाया कैसे गया है? सेंटेंस देके उसकी डिफिनेशन समझाई गई है, नाउन देके उसकी डिफिनेशन बताई गई है। किसी भी बंदे ने नाउन का क्या यूज होता है, क्या फंक्शन करता है, वो किसी ने नहीं बताया। यहीं से, इसी कारण से हम लोग आज बैठे हुए हैं, स्टक हैं एक जगह पे। यही मेन कारण है। आज भी आप लोग यही करते हो इंग्लिश में यार। तो यहां पे ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझाया गया। अभी मान लो इसमें हमने इसको फाइनाइट कर दिया, तो मैं बोल रहा हूं सेंटेंस पढ़ो, क्या और कुछ एरर है इसमें? आप सेंटेंस पूरा पढ़िए, क्या कुछ एरर समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए।
एडवांस इंग्लिश आपने देखा क्या होती है एडवांस इंग्लिश? सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। से सेंटेंस नहीं खोजा जा सकता। सेंटेंस खोजने का सबसे अच्छा तरीका है फाइनाइट वर्ब को खोजना। अगर सेंटेंस में जितना फाइनाइट वर्ब होगा उतना सेंटेंस वहां पे होगा। तो फाइनाइट वर्ब ही सेंटेंस का निर्माण करती है, इतना आप जान लो। तो मेरा यहाँ पे जो कंटेंशन था वो ये था कि तुम्हें जो डिफिनेशन दी गई उसके आधार पर तो ये इसको सेंटेंस होना चाहिए, बस ये सेंटेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब मैंने फाइनाइट वर्ब लगा दिया, ये सेंटेंस हो गया। इसमें क्या एरर है किसी को पता है? अब आप में से सब लोग इसको पढ़ रहे हो, आपके लेवल के सेंटेंस हैं ये। राम आम खाता है का दिन गया, ऐसे सेंटेंस पे आपको एरर फाइंड आउट करना है, तब आपकी कहीं ना कहीं तैयारी कंप्लीट होगी। तो यहां पे देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स एक किसान नहीं है, कई किसान, फार्मर्स की बात हो रही है, इनके प्रोटेस्ट फॉर ओवर 1 ईयर द गवर्नमेंट रियलाइजिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट। ये इट्स किसके लिए है भाई? अगर देखोगे तो ये तो फार्मर्स के लिए है ना, राइट? फार्मर्स के लिए। तो यहां इट्स नहीं होगा। जब ये फार्मर प्लूरल है तो इसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, यानी यहां पे देयर होगा, राइट? देयर हार्मफुल इफेक्ट इन द इलेक्शंस टेकन स्टेप टू कॉल बाय द 3 कंट्रोवर्शियल लॉज। ये आपका सेंटेंस हो गया, इसमें एक एरर था। तो मैं यही बात करना चाहता हूं, यही इंसिस्ट करना चाहता हूं। देखो, सबसे बड़ा सेक्शन आपका वर्ब का होता है, क्योंकि 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट एक फाइनाइट। अब जो वर्ब होता है उसके अंदर का कितने टॉपिक आते हैं? वॉइस आता है, टेंस आता है, मतलब सबसे बड़ा सेक्शन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे सेंटेंस डायरेक्ट मिले और ऐसे सेंटेंस में आप एरर फाइंड आउट करो, तो वो और कहीं नहीं मिलने वाला। और कहीं तो आपको बस इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, वही इंग्लिश जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। लोग आपको पार्ट ऑफ स्पीच देंगे, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। जैसे नाउन अगर वो लोग पढ़ाएंगे तो सबसे पहले नाउन की हेडिंग डालेंगे, फिर वो बोलेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, उसकी डिफिनेशन आपको बता देंगे, फिर उसके 5 प्रकार लिखवा देंगे, फिर उन 5 प्रकार की डिफिनेशन लिखवा के थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि देखो ये प्रॉपर होता है, ये कॉमन होता है, ये कलेक्टिव होता है। यानी हथियार आपको दिया जाएगा। जब आप युद्ध में जाओगे तो उस हथियार का क्या प्रयोग है ये नहीं सीखे हो। आपके पास हथियार है बट उस हथियार का प्रयोग नहीं कर, उस हथियार को कैसे प्रयोग करना है ये तो आप जानते नहीं हो, तो युद्ध में मारे जाओगे। एग्जाम में बैठोगे, नाउन का क्या प्लेसमेंट होता है, क्या काम करता है सेंटेंस में, ये पता नहीं है, तो एरर नहीं मिलेगा, स्टक चपक गए वहीं पे। तो मैं जो इंसिस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई, उस चीज को ध्यान से सुनो। नॉर्मली मत लो, नॉर्मली आप लोग मत लो इस चीज को। तो एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो सबसे ज्यादा ग्रामर ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करता है। इनमें देखो ना कई वर्ड लगे हुए हैं, तो इनका अपना ग्रामर होता है। तो हम लोग ग्रामर ऑफ वर्ड की बात करेंगे। अब ग्रामर ऑफ वर्ड्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत इसमें से आप लोगों को हेल्प मिली होगी और कुछ नया मिला होगा सीखने को। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।